हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिविल्स एजुकेशन में। ये टेस्ट नंबर 3 कंटिन्यू में है, पीसीएस मंत्रा। ठीक है, पीसीएस मंत्रा की टेस्ट सीरीज कर रहे हैं हम लोग पीसीएस यूपी पीसीएस आरओ के लिए, पीसीएस आरओ के लिए। इस टेस्ट में हम लोगों ने 81 क्वेश्चंस कर लिए थे। ठीक है, आज 82 से करेंगे 140 तक। आज इस पार्ट में पार्ट ख़त्म हो जाएगा, ये टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। और एक चीज़ और आप लोगों को अपडेट करनी थी, जो मेंस के आप लोग यहाँ पे आंसर्स लिख के भेजते थे ना टेलीग्राम पे, चैनल पे, तो आज से चेक करना स्टार्ट करेंगे उसको। ठीक है, अभी बीच में यार ये टैबलेट भी ख़राब हो गया था और समय नहीं मिल पा रहा था, तो चेक नहीं हो पा रहे थे, मैं अपडेट भी नहीं कर पा रहा था कुछ। तो करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। पढ़िए कौन सा कथन यहाँ पे असत्य है पूछा है। पहली बात है, पश्चिमी तटीय मैदान पूर्वी तटीय मैदान से अधिक चौड़े हैं। ये चीज़ समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? ये बहुत बेसिक सी बात है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि ये जो पश्चिमी तटीय मैदान है ये ज़्यादा चौड़े हैं और पूर्वी वाले जो मैदान है ये कम चौड़े हैं। तो ये बात इन्होंने सही लिखी है, पश्चिमी तटीय मैदान अधिक चौड़े हैं। ठीक है, पहली बात सही है। दूसरी बात है, पश्चिमी तटीय मैदान पर ज्वारनद मुख और पूर्वी तटीय मैदान पर नदी डेल्टा पाए जाते हैं। ये हम लोग समझते हैं, ज्वारनद मुख यानी ये एस्चुरीज की बात कर रहे हैं, और डेल्टा आप लोग समझते ही हैं। तो ये वेस्टर्न साइड में एस्चुरीज मिलती हैं नदियों के मुहाने पे, और पूर्वी तट पर नदियों के मुहाने पर डेल्टास पाए जाते हैं, डेल्टा का फॉर्मेशन होता है। दूसरी बात भी सही है। तीसरी बात है, पूर्वी तटीय मैदान पर ये उन्मज्जन और निमज्जन, समझ रहे हैं, उन्मज्जन और निमज्जन के प्रमाण मिलते हैं, जबकि पश्चिमी तटीय मैदान पर इसका अभाव है। अभी इसको ऐसे समझ लीजिए, निमज्जन और ये जो उन्मज्जन लिखा है इसका मतलब है कि अचानक से उठाव या फिर अचानक से धसाव। आप लोग देखेंगे कि ये जो पश्चिमी तट है, पश्चिमी भाग है भारत का, ये यहाँ पे अचानक से उठाव ज़्यादा है। आप यहाँ पे वेस्टर्न घाट यहाँ पे देखेंगे, किनारा किनारा जो देखेंगे वेस्ट साइड का, ये इसमें उठान ज़्यादा है। इसलिए हम लोग ये भी पढ़ते हैं कि यहाँ पे जो वाटर है या यहाँ पे सागर की जो गहराई है, ये गहराई ज़्यादा है। ठीक है, ये गहराई ज़्यादा है। पूर्वी घाट की तरफ अगर देखेंगे आप गहराई, तो यहाँ पे गहराई बहुत कम है, क्योंकि पश्चिमी साइड में अचानक से इम्पैक्ट हुआ है और ये वाला हिस्सा उठा हुआ है, इसी को ये बोल रहे हैं। तो ये जो उन्मज्जन और निमज्जन का प्रमाण जो मिलता है ये वेस्टर्न साइड में मिलते हैं, ईस्टर्न साइड में नहीं मिलते हैं, जबकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। ठीक है, तो तीसरी बात गलत है। चौथी बात है, पश्चिमी तटीय मैदान की अपेक्षा पूर्वी तटीय मैदान के कम कटे फटे होने के कारण पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट पर प्राकृतिक बंदरगाहों की संख्या कम है। यही मैं अभी पॉइंट आपको समझा रहा था कि पूर्वी तट जो है, पूर्वी तट है, ये कटा फटा ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ पे नदियों का रास्ता है ना, नदियों के रास्तों ने यहाँ पे ज़मीन को काट दिया हुआ है। भाई ये बात बोल रहे हैं कि पूर्वी तट ज़्यादा कटा छटा हुआ है और पश्चिमी तट कम छटा हुआ है, इसलिए पोर्ट की संख्या आपको पश्चिम में ज़्यादा मिलेगी, बंदरगाहों की संख्या आपको पूर्वी साइड में कम दिखेगी। समझ आया पॉइंट? गलत बताना था, सी पॉइंट करेक्ट हो गया। 83 देखिए, काल क्रम अनुसार शैल क्रमों का सही क्रम बताइए। ये आसान सा प्रश्न है। देखिए, आर्कियन रॉक जो है ये सबसे पुराने हैं, फिर धारवाड़ है। ठीक है, फिर धारवाड़ है, इसके बाद कोडप्पा का नंबर आता है, उसके बाद फिर सबसे लेटेस्ट विंध्यान। ठीक है, सबसे लेटेस्ट है विंध्यान। तो यहाँ पर देख लीजिए, आर्कियन नहीं, आर्कियन, धारवाड़, कोडप्पा और विंध्य, ये ठीक हो गया। धारवाड़ के बारे में बताएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट हम लोग पढ़ते हैं। धारवाड़ किस लिए फेमस है? मेटेलिक मिनरल्स के लिए फेमस है ना। यहाँ पे मेटेलिक मिनरल्स बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ठीक है, यानी धात्विक जो यहाँ पे संसाधन है ये ज़्यादा है। देखिए 84 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा घास का मैदान जम्मू कश्मीर में स्थित है? सबसे पहली बात तो ये समझिए, बुग्याल क्या है? बुग्याल यही है, इन्होंने बताया है, घास का मैदान है। खज्जर क्या है? घास का मैदान है। एक इन्फॉर्मेशन तो यही हुई ना। उखरूल क्या है? ये भी घास का मैदान है। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग नाम दिए जाते हैं। जैसे बुग्याल है, ये बुग्याल जम्मू कश्मीर में जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसका नाम नहीं है। बुग्याल उत्तराखंड में घास के मैदान जो है उनको कहा जाता है, ये उत्तराखंड में। खज्जर जो है ये हिमाचल प्रदेश के घास के मैदान को बोला जाता है। उखरूल जो है ये मणिपुर के घास के मैदान को बोला जाता है। जम्मू कश्मीर के घास के मैदान को बोला जाता है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, मर्ग। ठीक है, मर्ग। तो यहाँ पे डी ऑप्शन ठीक है, कोई भी नहीं है। कर लेंगे 85 देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है बताइए। यहाँ पे ये जो नाम आपको दिख रहे हैं, खीर गंगा, अत्रि, जरकेम, ये
गर्म जल स्रोत के नाम लिखे हुए हैं। खीरगंगा उत्तराखंड में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, हिमाचल प्रदेश में है। अरावली महाराष्ट्र में, अत्रि उड़ीसा में है और जकरेम मेघालय में। ये नया नाम हो सकता है हम सभी के लिए, तो ध्यान रखना। गर्म जल स्रोत के नाम है अत्रि, जकरेम और खीरगंगा। खीरगंगा हिमाचल प्रदेश का है, चूँकि खीरगंगा बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमस भी है, तो इसको तो कम से कम ध्यान रखें, ये हिमाचल प्रदेश का है। सुमेलित नहीं है तो ये ठीक हो जाएगा। 86 देखिए, यहाँ पे जो नाम दिख रहे हैं ये आपको ग्लेशियर के नाम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे ग्लेशियर समझिए। डायमीर ग्लेशियर जम्मू कश्मीर में है। छोटा सीगरी हिमाचल प्रदेश में है। जम्मू सिक्किम में है। नामिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो कई बार आपको दिखेगा क्वेश्चंस में, और हम लोगों ने पढ़ा भी है घटना चक्र में। नामक जो ग्लेशियर है ये उत्तराखंड में है। ठीक है, लद्दाख में नहीं। चलिए, डी हो जाएगा इसका। पॉज कर लेना और सीख लेना इनको। चाहो तो गूगल पे थोड़ा समय दे के देख भी सकते हैं, सबकी इमेजेस वगैरह देख सकते हैं, तो ज़्यादा याद रहेगा, ज़्यादा देर तक याद रहेगा। 87 है, उत्तर भारत के विशाल मैदान के संबंध में बताइए। पहली बात लिखिए, भाबर क्षेत्र में नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं। देखिए, हम लोग 3 क्षेत्र पढ़ते हैं ना, बांगर पढ़ते हैं, भाबर पढ़ते हैं और खादर पढ़ते हैं। ये सब तो आप जान रहे होंगे ना। शिवालिक के फुट हिल्स से आप नदियों की तरह पाएंगे, है ना। तो ये आपको तीनों क्षेत्र मिल जाएंगे। आपको बांगर मिल जाएगा, आपको भाबर मिल जाएगा और आपको खादर मिल जाएगा। और सबकी अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तमाम क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। और इसी खादर को ही तराई क्षेत्र बोलते हैं। ठीक है, खादर को ही तराई क्षेत्र बोलते हैं। पहली बात पढ़िए, भाबर क्षेत्र में नदियां भूमिगत होकर अदृश्य हो जाती हैं, बात सही है। तराई क्षेत्र भाबर के दक्षिण में स्थित है, यहाँ पे साफ साफ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, मैंने यहाँ पे छोटी सी इलस्ट्रेशन दी है, ये बात भी सही है। तीसरी बात है, खादर क्षेत्र में बाढ़ का पानी प्रत्येक वर्ष पहुंचता है। ठीक है, ये तो नदियों के निक्षेपण से ही बन रहा है ना ये क्षेत्र, तो बाढ़ का पानी तो यहाँ पे पहुंचता ही है। डी ऑप्शन है, उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई। एक चीज और, ये जो आपको बांगर भाबर खादर जो हैं, ये मतलब ऐसा नहीं है कि आप मन में आया कि चलो देख के आते हैं, भाबर खादर क्षेत्र देख के आते हैं। ये हजारों किलोमीटर के एक्सटेंशन में रहते हैं, दिखेंगे नहीं। देखने के लिए फिर आपको हाइट पे जाना पड़ेगा। ये फिर वही बात हो जाएगी कि पृथ्वी पे खड़े हो और क्वेश्चन करोगे खुद से कि चलो पृथ्वी को देख के आते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाएगा ना। उसके लिए हाइट पे आपको जाना पड़ेगा, तब दिखेगा। बहुत ऊंचाई पे जाना पड़ेगा, तब आप क्लियर यहाँ पे डिवीजन देख सकते हैं तीनों का। आप शिवालिक के फुट हिल्स पे खड़े भी रहेंगे तो आपको पता थोड़ी ना चलेगा कि हम बांगर में हैं। ठीक है, बड़े बड़े पत्थर, रोड़े पत्थर वगैरह दिखेंगे तो उससे अंदाजा बस लगा सकते हो कि हाँ भैया बांगर में आ गए हम। इतना ही हो सकता है। डी ऑप्शन में, उत्तर भारत के मैदान की चौड़ाई पश्चिम से पूर्वी की ओर, पश्चिम से पूर्वी की ओर, पश्चिम से पूर्वी की ओर जाने पर बढ़ती है। तो ऐसा नहीं है, ये मान लीजिए ये नॉर्थ प्लेन है। नॉर्थ प्लेन में ये आपको चौड़ाई घटती हुई दिखाई देगी। ठीक है, घटती हुई दिखाई देगी। मतलब मैदान कोई अगर बनाए तो इस तरीके से, ये उत्तरी मैदान है और इसका शेप कुछ इस तरीके से है। तो यहाँ पे पश्चिमी साइड चौड़ा है और ये पूर्वी साइड पतला है, जबकि यहाँ पे उल्टा लिखा हुआ है। डी ऑप्शन यहाँ पे गलत हो जाएगा। क्लियर है, समझ आए ना। चलिए 88 देखिए। चलिए, वाटरफॉल बताइए जल्दी से। दूध सागर की लोकेशन गोवा में है। ठीक है, बरकाना ये कर्नाटक में है, और खंडाधार, खंडाधार उड़ीसा का है, और पलानी ये हिमाचल प्रदेश का वाटरफॉल है। ठीक है, तो इसको मिला लीजिए, पहले का चौथा हो गया 1 2 और ये डी का 3, 4 1 2 3 हो जाएगा। ये ऑप्शन ठीक है। चलिए नेक्स्ट कीजिए। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रेणी में अवस्थित है। ये तो बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है ना, और कठिन भी है। चुरिया मुरिया पहाड़ियाँ हिमालय की ये पार्ट है, हिमालय की पार्ट है। डुंडवा श्रेणी ये भी हिमालय के पार्ट है। जो ओ ये भी हिमालय का पार्ट है। ठीक है, कटचल ये अंडमान और निकोबार आइलैंड जो है यहाँ पे स्थित एक पहाड़ी का नाम है कटचल। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन निकाल दीजिए, बाकी सब सही हो जाएगा। 1 2 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 90 देखिए, भारत में पूर्वी घाट श्रृंखला की उत्पत्ति किस काल में हुई थी। वैसे हम लोग सबसे पुरानी पहाड़ियाँ कौन पढ़ते हैं, हम लोग अरावली की श्रेणी पढ़ते हैं ना। अरावली की जो पहाड़ियाँ ये सबसे पुरानी है, और सबसे पुराना समय कौन सा माना जाता है, प्री कैम्ब्रियन, है ना, प्री कैम्ब्रियन। और सबसे लेटेस्ट जो पहाड़ियाँ पढ़ते हैं, हिमालय पढ़ते हैं सबसे
नए पहाड़ हैं ना, नई पहाड़ियाँ हैं, और इनका अगर टाइम पूछा जाए तो हम लोग अल्पाइन पढ़ते हैं। वो सब आप लोग पढ़े हैं ना ज्योग्राफी में, इपोच वगैरह, योग वगैरह, तो उसी ये सब चैप्टर में हैं। देखिए यहाँ पे पूर्वी घाट श्रृंखला की बात कर रहे हैं। इसकी उत्पत्ति हुई थी कैलिडोनियन काल में, ठीक है, कैलिडोनियन में। 91 है, खनिज संभाव्यता के दृष्टिकोण से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भौमकीय क्रम कौन सा है? इसका करेक्ट आंसर है धारवाड़। और धारवाड़ क्रम की जो चट्टान है, यहाँ पे आपको लगभग सभी प्रकार के मिनरल्स यहाँ पे मिल जाते हैं। और मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम की चट्टानें जानी जाती हैं मेटेलिक मिनरल्स के लिए, ठीक है, धात्विक खनिज के लिए यहाँ पे मुख्य रूप से धारवाड़ जानी जाती हैं। चलिए 92 देखिए, मैन बाउंड्री फॉल्ट किन पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित है? ये हम लोग पढ़ते हैं मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये जो मेन बाउंड्री फॉल्ट है मिडिल हिमालय और शिवालिक, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन। 93 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा नहीं है? रांची पठार छोटा नागपुर पठार का हिस्सा है। पलामू हाईलैंड जो है उच्च भूमि है, ये भी हिस्सा है। हजारीबाग ये भी है। देवगढ़ का पठार, आपने देवगढ़ का टेम्पल पढ़ा है ना, ये कहाँ पे पढ़ा है? ये पढ़ते हैं आप ललितपुर में, ठीक है, ललितपुर में गुप्ता पीरियड वाला। देवगढ़ का पठार है विंध्यन और बघेलखंड, है ना, बघेलखंड का जो पठार है इसका हिस्सा है। बी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। इस प्रश्न में पूछा है, पहला स्टेटमेंट है भागीरथी और अलकनंदा देवप्रयाग में मिलती हैं, ये बात करेक्ट है, ठीक है, यहाँ पे गलत बताना है। दूसरी बात है अलकनंदा और मंदाकिनी कर्णप्रयाग में मिलती हैं, ये बात गलत है, ठीक है, कर्णप्रयाग में नहीं मिलती हैं, ये मिलती हैं रुद्रप्रयाग में। रुद्रप्रयाग यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। बी ऑप्शन यहाँ पे गलत है। केदारनाथ मंदाकिनी नदी के तट पर अवस्थित है, ठीक है, मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, ये भी करेक्ट है। इन्होंने ये दो वाक्य बहुत इंपॉर्टेंट लिखे हैं, ये ध्यान रखना। बाकी ये तो हम लोग पंचप्रयाग से पढ़ते ही रहे हैं कई बार। ये जो डी पॉइंट लिखा है ना, आप डी पॉइंट से बी पॉइंट को यहाँ पे आप पकड़ सकते हैं। मंदाकिनी नदी केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, यानी रुद्रप्रयाग से होती हुई जाती है ना, इसलिए मंदाकिनी नदी और अलकनंदा के यहाँ पे प्रयाग जो हो रहा है, सम्मेलन जो हो रहा है वो रुद्रप्रयाग में हो रहा है, ठीक है। चलिए 95 है, गंगा नदी से बाएं से मिलने वाली सहायक नदियों में पूर्व से सबसे अंत में कौन सी नदी मिलती है? सबसे पहले तो ये डायरेक्शन समझिए। ये मान लीजिए सोर्स है गंगा नदी का, ये गंगा रिवर है और ये बे ऑफ बंगाल है। अब इसका दाएं और बाएं कौन सा है? जैसे इस तरफ फ्लो कर रही है, ठीक है, तो ये बाएं हिस्सा हो गया और ये दाएं हो गया। अब ये पूछ रहे हैं कि इस तरफ जितनी भी नदियां हैं पूर्व से सबसे अंत में कौन सी मिलती है? सबसे अंत में मिलती है महानंदा, ठीक है, बी ऑप्शन यहाँ पर सही है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 96 है, भारतीय प्रायद्वीप अपवाह तंत्र के बारे में कौन सा कथन असत्य है? बताइए यहाँ पे भारतीय प्रायद्वीप अपवाह तंत्र के बारे में बताइए। प्रायद्वीप की जो नदियाँ हैं हिमालय की तुलना में अधिक पुरानी हैं, हाँ ये बात सही है, ये बात करेक्ट है। हिमालय की जो नदियाँ हैं वो ज़्यादा नई हैं, नई एज की हैं। बी ऑप्शन है, इनकी ढाल प्रवणता बहुत अधिक है क्योंकि यह आधार तल को प्राप्त कर चुके हैं। आधार तल को अगर प्राप्त कर लेंगे तो ढाल जो है वो बहुत अधिक नहीं होगी, बहुत कम होगी, ठीक है, बहुत कम होगी। दूसरी बात गलत है, यहाँ की नदियाँ विसर्प नहीं बनाती हैं, ये बात भी ठीक है। विसर्प का मतलब ये जो घुमावदार रास्ता बना लेती हैं नदियाँ, इसको विसर्प बोलते हैं। यह वर्षा जल पर निर्भर रहती हैं तथा ग्रीष्म काल में सूख जाती हैं, ये भी एक प्रॉपर्टी होती है साउथ की नदियों की, है ना, क्योंकि साल भर पानी रहता नहीं है नदियों में, तो ये बात सही लिखी है। डिपेंडेंसी जो है वो रेनफॉल पे ही है। गलत पूछा था, बी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। 97 है, शुष्क मरुस्थलीय कांटेदार वनस्पति क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कितनी पाई जाती है? यहाँ पे हर एक टर्म ठीक से पढ़ना। शुष्क लिखा हुआ है, शुष्क यानी ड्राई, मरुस्थलीय ये भी समझ रहे हैं, और कांटेदार वनस्पतियाँ ये बोल रहे हैं। तो यहाँ से साफ साफ हम लोग यहाँ पे डेजर्ट से आइडिया लगा सकते हैं कि यहाँ पे रेनफॉल सबसे कम होगी, है ना, 50 सेंटीमीटर से भी कम, ये ऑप्शन ठीक है। 98 देखिए, क्या कारण है कि मुंबई और कोंकण तट के निवासी तापमान की विषमता और ऋतु परिवर्तन का अनुभव नहीं करते हैं? अच्छा क्वेश्चन है, एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है ना, तो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी कुछ इन्होंने डाले हैं। देखिए एक चीज़ समझिए, आप जितने अंदर रहेंगे, यानी ये जो मुख्य भूमि है, मुख्य भूमि में जितने अंदर रहेंगे आपको वहाँ पे ये जो चेंजेस हैं, क्लाइमेट के जो चेंजेस हैं वो ज़्यादा आप उसका अनुभव करेंगे। लेकिन आप समुद्र तट के पास में निवास करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे आप ऋतु परिवर्तन नहीं देख पाएंगे, बहुत कम अनुभव करेंगे। आपको पता ही नहीं चलेगा कि गर्मी है कि यहाँ पे सर्दी है, यहाँ पे डिफरेंसेस नहीं दिखाई देंगे आपको, आप अनुभव नहीं करेंगे।
और इसका कारण क्या है, समुद्र तट से नज़दीकी। समुद्र तट से नज़दीकी होने के कारण क्या है, यहाँ पे समकालीन जलवायु पाई जाती है। तो यहाँ पे सी ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ठीक है, चलिए 99 देखिए, भारत किस जलवायु कटिबंध में स्थित है। ये तो बहुत आसान है ना। आप यहाँ पे 23.5 पढ़ते हो, 23.5 नॉर्थ पढ़ते हो, और नॉर्थ वाली लाइन जो है 23.5 उसे कर्क रेखा बोलते हैं। और अगर आप इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर बहुत नीचे से जाती है, तो ये वाला जो हिस्सा है ये ट्रॉपिकल जोन हो जाएगा। ठीक है, और 23.5 के आप बियॉन्ड यानी ऊपर की तरफ जाएंगे तो ये वाला हिस्सा कौन सा होता है, ये शीतोष्ण हो जाता है, यानी टेम्परेट हो जाता है ना, टेम्परेट हो जाता है। तो भारत आपको यहाँ पे दोनों कटिबंध में दिख रहा है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। 100 देखिए, अत्यधिक तीव्र गति से चलने वाले पवन प्रवाह या फिर जेट स्ट्रीम वायुमंडल के कौन से मंडल में पाए जाते हैं। जेट स्ट्रीम के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि ये हम लोग जो लेयर पढ़ते हैं, एटमॉस्फेरिक लेयर जो पढ़ते हैं, IMST पढ़ते हैं, सबसे जो नीचे है वो ट्रोपोस्फीयर है, फिर उसके ऊपर स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर, फिर आयनोस्फीयर, फिर सबसे ऊपर एक्सोस्फीयर पढ़ते हैं। ठीक है, ये सीक्वेंस होता है। और ये जो जेट स्ट्रीम पाई जाती हैं ये ट्रोपोस्फीयर में पाई जाती हैं। ठीक है, क्षोभ मंडल में। ये ऑप्शन ठीक है यहाँ पे। 101 में शीतकाल में सूर्य की स्थिति को मकर रेखा पर लंबवत चमकता है। मैंने आप लोगों को ये बहुत अच्छे से समझाया है, पुरानी टेस्ट सीरीज में अच्छे से समझाया है। यहाँ पे 4 तारीख बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, यहाँ पे मार्क कर दे रहा हूँ फिर से। ये इक्वेटर है, ये 23.5, ये 23.5 नॉर्थ है, और ये 23.5 साउथ है। नॉर्थ यानी कर्क रेखा, साउथ यानी मकर रेखा। और हम लोगों ने ये भी सीखा था कि इक्वेटर पर 2 बार सन की रेस लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, और कर्क रेखा पर और मकर रेखा पर एक एक बार लंबवत पड़ती हैं। मैं इक्वेटर से मार्क कर रहा हूँ, कर्क रेखा की तरफ मैं जूम कर दे रहा हूँ। ये 3 महीने का डिफरेंस है। ठीक है, फिर वापस सन की रेस परपेंडिकुलर पड़ना शुरू होंगी, तो ये वापस अब कर्क रेखा से इक्वेटर की तरफ आएंगी। तो ये 3 महीना हो गया, ये 3 महीना हो गया। अब यहाँ से इस पॉइंट से मकर रेखा की तरफ जाएंगे, तो ये 3 महीना हो गया, और फिर वापस हम मकर रेखा से इक्वेटर की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इक्वेटर की तरफ कितनी बार आ गए हैं, 2 बार आ गए हैं। इसलिए यहाँ पे मैंने ये 2 पॉइंट बनाए हैं, यानी 2 बार इक्वेटर पर लंबवत चमकती हैं सन की रेस, और कर्क रेखा और मकर रेखा पर एक एक बार। तो यही तारीख हम लोगों को याद रखना होता है, क्योंकि यहाँ पे मकर रेखा की बात हो रही है, तो मकर रेखा पर 22 दिसंबर को लंबवत पड़ती हैं। ठीक है, डी ऑप्शन सही है। और यहाँ पे 21 मार्च और 22 सितंबर जो लिखा है ये इक्वेटर की 2 पॉइंट हो जाते हैं। इक्वेटर पर 2 बार कब लंबवत पड़ती हैं, 21 मार्च और सितंबर। और ये जो 21 जून लिखा है ये कर्क रेखा का फैक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आया। चलिए 102 देखिए, उत्तरी पश्चिमी भारत में शीत ऋतु में वर्षा किस कारण होती है। उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में हम लोग हमेशा से पढ़ते रहते हैं, ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस होता है ना, पश्चिमी विक्षोभ हो जाएगा, पढ़ते रहते हैं, आसान है। 103 देखिए, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी होती है। भारत में औसत एवरेज रेनफॉल जो है वो 112 से 115 सेंटीमीटर है। 104 है, कौन सी मिट्टी में सूखने पर गहरी दरारें उत्पन्न होती हैं। बताइए। ये प्रॉपर्टी होती है ब्लैक सॉइल का, काली मिट्टी का। ठीक है, और ये कपास के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, कपास इसी मिट्टी में हो ही पाती है। ठीक है, लेटराइट की प्रॉपर्टी बताएंगे। लेटराइट इसमें ह्यूमस नहीं होता है। ठीक है, ह्यूमस नहीं होता है, पानी यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जहाँ पे रेनफॉल ज़्यादा होती है वहाँ पे लेटराइट मिट्टी आप देखेंगे। कोस्टल एरिया देखेंगे आप वेस्टर्न घाट का, तो आपको लेटराइट सॉइल दिखेगी। 105 है, मृदा के कौन से स्तर को जल संचयन क्षेत्र भी कहा जाता है। ये तो थोड़ा सा ऑप्शनल पेपर का क्वेश्चन है ना। सॉइल के हम लोग यहाँ पे लेयर्स पढ़ते हैं, ये इस तरीके से लेयर होती हैं। सबसे ऊपरी लेयर ओ होती है, फिर ए होती है, फिर बी होती है, फिर सी होती है। और ये जल संचयन क्षेत्र जो बोल रहे हैं, सॉइल का कौन सा स्तर जल संचयन के लिए जिम्मेदार है, ये बी लेयर होती है। ठीक है, बी लेयर, तो यहाँ पे सी ऑप्शन हो जाएगा। फैक्चुअल है, याद रखना है। 106, हिमालय की ऊंचाई पर जाने पर वनों के प्रकार बदलते हैं। ठीक है, हम लोग समझते हैं आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे चले जाएंगे यानी पहाड़ों पे चले जाएंगे, तो पहाड़ों पे आप कौन से फॉरेस्ट देखते हैं, आपको कोनिकल फॉरेस्ट दिखते हैं, है ना, जिसे हिंदी में बोलते हैं शंकुधारी वन। दूसरी बात है, हिमालय पर 1500 मीटर की ऊंचाई तक सदाबहार वन पाए जाते हैं। ये बात भी सही है, एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनकी हम लोगों ने प्रॉपर्टी सीखा था, इनको सदाबहार वन क्यों बोलते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट क्यों बोला जाता है। अगर आप लोग इस लेंथ तक वीडियो देख पाते हैं तो इसका कमेंट ज़रूर करना। ठीक है, यहाँ पे दोनों सही हो जाएगा। चलिए 107 देखिए, 107 में पूछा गया है,
तांबे की प्राप्ति किस क्रम की चट्टानों में होती है? तांबे के लिए हम लोग एक खान पढ़ते हैं राजस्थान की, और उस खान का नाम है खेतड़ी की खान, है ना, खेतड़ी। और एक चुईकी कमाटा पढ़ा था हम लोगों ने। चुईकी कमाटा कहाँ की है, ये कमेंट करके बताइएगा। देखिए इसका आंसर बताइए पहले तो। तांबा यानी क्या है, ये मेटेलिक रिसोर्स है ना, मेटेलिक रिसोर्स, धात्विक ये मिनरल है। और मेटेलिक रिसोर्स के लिए कौन सी हम लोग क्रम की चट्टानें पढ़ते हैं, धारवाड़ पढ़ते हैं। ठीक है, चलिए 108 देखिए, आर्किन चट्टानों के बारे में बताइए। आर्किन चट्टानें सबसे पुरानी चट्टान हैं, और इनका एग्जाम्पल जो है वो है अरावली, है ना। अरावली जो माउंटेन सीरीज है वो आर्किन पीरियड की चट्टान है। तो यहाँ पे पहली बात लिखी है, प्राचीनतम और मूलभूत चट्टान है। ठीक है, इनमें जीवाश्म पाए जाते हैं, जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। मूलभूत चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इनके ऊपर जो लेयर दर लेयर और अवशेष जो इकट्ठे होंगे, है ना, तब जाके बनेंगे ना ये सब जीवाश्म वगैरह। तो मूल चट्टानों में नहीं होता ये सब। इनका निर्माण लावा के ठंडा होने से होता है। ठीक है, जैसे इग्नियस रॉक्स पढ़ते हैं, इग्नियस रॉक्स जो हैं वो प्राचीनतम है, मूलतम चट्टान है उनको बोला जाता है, प्राइमरी रॉक्स उनको बोलते हैं। तो इग्नियस रॉक्स की प्रॉपर्टी क्या है, जीवाश्म उसमें भी नहीं होते हैं, तो वही चीज़ है। इनका निर्माण, अच्छा ये तो हो गया। इनका विस्तार तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में है। ये आप राजस्थान का दक्षिणी पूर्वी भाग लिखा है, तो यहाँ पे आप आइडिया लगा सकते हैं अरावली की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट सही होगा। गलत बताना था तो गलत हम लोगों ने भी फाइंड आउट किया है। चलिए 109 देखिए, छोटा नागपुर खनिज पेटी के संबंध में किन कथनों पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं। छोटा नागपुर हम लोग कोयले के लिए पढ़ते हैं। अब वैसे मिनरल्स तो पाए जाते हैं, तमाम पाए जाते हैं। इसका मुख्य विस्तार झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में है। ये बात सही है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, एक्सटेंशन हम लोग झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल पढ़ते हैं। यह पेटी नीस और ग्रेनाइट सेलों से युक्त है। यही फैक्ट वो आपसे जानना चाह रहा है कि ये जो चट्टान है, ये जो पूरा प्लेट्यू है छोटा नागपुर का, इसमें मिनरल्स कौन कौन से हैं और उसमें प्रचुरता किस बात की है, किस मिनरल की है। तो ये नीस और ग्रेनाइट लिखा है, ये सही है। ठीक है, ये फैक्ट आप लोग ध्यान रखना। और तीसरी बात लिखिए, यहाँ देश का लगभग 75% लोहा अयस्क पाया जाता है। देखिए वैसे छोटा नागपुर हम लोग कोयले के लिए ज़्यादा पढ़ते हैं ना, बट मैंने आप लोगों को बताया था कि यहाँ पे कोयले के अलावा और तमाम भी यहाँ पे मिनरल्स मिलते हैं, ओर्स मिलते हैं। और यहाँ पे अच्छा खासा 70% नहीं 90% तक यहाँ पे आयरन ओर मिलते हैं। तो तीसरी बात गलत है, यहाँ पे 90% होना चाहिए। 1 और 2 सही हो जाएगा। 110 देखिए, भारत की लौह इस्पात पेटी, ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं ना, इसी टेस्ट में किए हैं या फिर पिछले टेस्ट में। लौह इस्पात पेटी को बोला जाता है, ये छोटा नागपुर खनिज पेटी को बोला जाता है लौह इस्पात पेटी। ठीक है, इंपॉर्टेंट वन। चलिए 111 देखिए, खेतड़ी की खान हम लोगों ने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले, किसके लिए फेमस है, कॉपर के लिए। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पर ठीक है। चलिए, भारत का सर्वाधिक स्वर्ण का उत्पादन बताइए। सोने का उत्पादन कौन करता है। मिनरल्स वाला डेटा पढ़ा है ना आपने, ये वैसे अपडेट बहुत जल्दी जल्दी नहीं होता है। उनकी आर्थिकी की किताब घटना चक्र वालों की है, तो उसको देख लीजिएगा। PCS प्री से पहले 2023 के से पहले हम लोगों ने शायद उसको पढ़ा था। यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है, कर्नाटक में ही है ये माइंस जो हैं। एक तो हम लोग पढ़ते हैं KGF, है ना, कोलार गोल्ड फील्ड, मूवी भी देखे ही होंगे। 113 देखिए, भारत में सूती वस्त्र का प्रथम कारखाना निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था। पहला कारखाना सूती वस्त्र का कोलकाता हो जाएगा। ठीक है, चलिए 114 देखिए, हिंडाल्को की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी। ये जो PSUs हैं इनको हम लोगों ने पढ़ा था। देखिए हिंडाल्को के बारे में पूछा जाता है, बाल्को के बारे में पूछा जाता है, नाल्को के बारे में पूछा जाता है, तो ये सब ध्यान रखना होता है। हिंडाल्को का मतलब है यहाँ पे हिंदुस्तान, और AL का मतलब है एल्यूमिनियम, और CO का मतलब है कंपनी, हिंदुस्तान एल्यूमिनियम कंपनी। ये स्थापना की गई थी USA के संयोग से। ठीक है, ये आपका होमवर्क है। जर्मनी के संयोग से बताइए किस कंपनी की यहाँ पे स्थापना की गई थी। 115 देखिए, विश्व प्रसिद्ध अंगोरा ऊन, अंगोरा ऊन सिंपल यही पूछता है ना, एक बार शायद पूछा भी था। अंगोरा जो है ये है क्या, 4 ऑप्शन दिख जाएगा। एक ऑप्शन में ऊन था, है ना, तमाम ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो पहली बात तो यही है कि अंगोरा ये ऊन का एक टाइप है, और अक्सर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं भेड़ वाले पूछे गए। अंगोरा ऊन खरगोश से प्राप्त होता है। ठीक, तो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना।
चलिए 116 देखिए, देश का प्रथम सुपर फॉस्फेट संयंत्र निम्न में से कहाँ स्थापित किया गया था। यहाँ पे प्रथम सुपर फॉस्फेट संयंत्र पूछा है, फैक्चुअल क्वेश्चन है, रानीपेट हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, रानीपेट है तमिलनाडु में, ये तमिलनाडु में स्थित है, स्थापना की गई थी 1906 में। ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है, ईयर वगैरह नहीं याद रखना है, इतना याद रह जाए यही बहुत है। सुपर फॉस्फेट संयंत्र फर्स्ट जो डेवलप किया गया था, इस्टेब्लिश किया गया था, रानीपेट में किया गया था। 117 नेपानगर कागज़ के लिए फेमस है और ये मध्य प्रदेश में है। ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए 118 देखिए, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत गाँवों को जोड़ने के लिए कितनी जनसंख्या को आधार बनाया गया है। ये योजना तो बहुत पुरानी है, ग्राम सड़क योजना, ये 2000 की योजना स्कीम है ना, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था ये गवर्नमेंट का। और यहाँ पे गाँव को जोड़ने के लिए जनसंख्या का आधार यहाँ पे पूछा है। मैदानी इलाकों में 1000 पॉपुलेशन होना चाहिए, पहाड़ी इलाकों में 500 और डेजर्ट एरिया में यहाँ पे 250। तीनों बातें यहाँ पे सही लिखी हैं। ये नया तरीके का क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। चलिए 119 देखिए, राष्ट्रीय हरित राजमार्ग नीति, नेशनल ग्रीन हाईवे पॉलिसी है ना, इसको लॉन्च किया गया था 2015 में। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछता है यार आजकल, मैचिंग में पूछता है पीसीएस है ना। 2015 इसका करेक्ट आंसर है। चलिए, झूम कृषि को अन्य किस नाम से जाना जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, इसको स्थानांतरित कृषि के नाम से भी जाना जाता है। और ये प्रीवेलेंट कहाँ पे है, ये ज़्यादातर आपको असम में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए गुलाबी क्रांति का संबंध बताइए। गुलाबी पिंक रेवोल्यूशन, ये मांस उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, एक गोल क्रांति भी होता है, गोल क्रांति से टमाटर नहीं लगाना है, गोल क्रांति संबंधित है आलू से। ठीक, 122 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है। भारत में पूछा है तो भारत में हम लोग पढ़ते हैं MS स्वामीनाथन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट कीजिए 123 है, टोडा जनजाति, टोडा कहाँ पे पाई जाती है। टोडा पाई जाती है, ये तो तमिलनाडु की ट्राइब है, तमिलनाडु में पाई जाती है, नीलगिरी क्षेत्र में। और अगर आपको बस इतना ही पता होता है ये तमिलनाडु में पाई जाती है, तो आप मीजो को हटा सकते हैं, खासी को हटा सकते हैं, बादाम को हटा सकते हैं, नीलगिरी पहाड़िया ही बसता है। ठीक, चलिए यहाँ पे ट्राइब्स से क्वेश्चन है उन्होंने दिए हैं। जौनसारी के बारे में पूछ लिया है, जौनसारी ये उत्तराखंड हम लोग पढ़ते हैं, उत्तराखंड करेक्ट आंसर भी हो जाएगा। एक्चुअल क्वेश्चन है, इसको जल्दी जल्दी से निपटा लेते हैं। निम्नलिखित में से भारत के किस प्रदेश की सीमा रेखा नेपाल के साथ सीमा साझा करती है। कौन सा स्टेट है जो शेयर करता है बॉर्डर नेपाल के साथ। अब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं होगा ना, यूपी हो जाएगा। 126 है, कौन सा सम्मिलित नहीं है बताइए। लक्षद्वीप और मिनिकॉय जो है आइलैंड है ना, ये सेपरेट होता है 9 डिग्री चैनल से। ये पहली बात इन्होंने ऐसा लिखा है, तो बताइए ये बात सही है कि गलत है। ये बिल्कुल करेक्ट है। और अंडमान और निकोबार की अगर बात करें तो ये सेपरेट होते हैं 10 डिग्री चैनल से, है ना। ये 10 डिग्री चैनल का मतलब है ये लैटिट्यूड है, अक्षांश है। दूसरा ऑप्शन है सुमात्रा और निकोबार डंकन पास से सेपरेट होते हैं, ये बात तो गलत है। डंकन पास तो आप अंडमान में ही देख लेंगे। अंडमान में भी तमाम आइलैंड है ना, नॉर्थ पढ़ते हैं हम लोग, मिडिल पढ़ते हैं, लोअर पढ़ते हैं। इस पास का नाम है या फिर इस चैनल का नाम है ग्रैंड चैनल, ग्रैंड चैनल। समय मिले तो देखिएगा। मैं तो हमेशा ही कहता हूँ कि जब भी ज्योग्राफी पढ़ा करें मैप को साथ में रखा करें। तो दूसरी बात यहाँ पे गलत है, तमिलनाडु और श्रीलंका को सेपरेट करने वाला जो पास है या फिर चैनल है वो तो पाक जल संधि है ना। तो यहाँ पे दूसरा तीसरा गलत हो गया, गलत ही पूछा था, तो 2 और 3 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, 127 देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से बताइए राज्यों का घटता हुआ क्रम। सबसे बड़ा स्टेट कौन सा एरिया में। सबसे बड़ा हम लोग राजस्थान ही पढ़ते हैं, उसके बाद मध्य प्रदेश पढ़ते हैं। यहाँ पे क्या सीन है, राजस्थान हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पूरा सीक्वेंस ही लिख ले रहा है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उसके बाद फिर यूपी का स्थान चौथा है एरिया में, और उसके बाद फिर 5वां स्थान आता है गुजरात का। तो यहाँ पे देख लीजिए, राजस्थान हो जाएगा, मध्य प्रदेश हो जाएगा और महाराष्ट्र हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। चलिए 128 है, भारत के किस राज्य की सीमा 3 देशों क्रमशः नेपाल, भूटान और चीन के साथ सीमा साझा करती हैं। मैपिंग में हम लोगों ने किया था इसको, मैपिंग वाले कुछ वीडियो पड़े हैं, थोड़ी हाई स्पीड में है, बट आप देखिएगा तो तमाम आपको हेल्प मिल जाएगी। मतलब 5-6 क्वेश्चन तो आपके ईजीली बन जाएंगे। 128 यहाँ पर देखिए,
सिक्किम को आप देखेंगे तो आपको तीनों यहाँ पे ये कंट्री दिख जाएंगी, नेपाल, भूटान और चाइना। ठीक है, ये है ना, यहाँ पे देखते हैं तीनों कंट्री से शेयर होती हैं सिक्किम की बॉर्डर। 129 है, पर्वत श्रेणियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताइए। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, और इसमें सबसे आसान जो है आप ऑप्शन से आप रिजेक्ट कर सकते हैं। आप 3 सीरीज पढ़ते हैं हिमालय में, है ना, ये अपर हिमालय है, या ये बीच वाला मिडिल हिमालय है, मध्य हिमालय, और सबसे नीचे वाली जो सीरीज है इसे शिवालिक बोलते हैं, है ना, शिवालिक है। तो सबसे दक्षिण में तो शिवालिक ही है, तो शिवालिक लगा दीजिए, सबसे दक्षिण में शिवालिक एक ऑप्शन में दिख रहा, तो यही सही हो जाएगा, पीर पंजाल, जास्कर, धौलाधर और शिवालिक। ठीक है, तो इसको आप इजीली पकड़ सकते थे। चलिए नेक्स्ट कीजिए 130। देखिए, निम्नलिखित पहाड़ियों का पूर्व से पश्चिम की ओर, चलिए यहाँ पे ईस्ट से वेस्ट की तरफ बताना है। ईस्ट की साइड देखेंगे तो आपको मैकाले दिखेगा, मैकाले के वेस्ट में जाएंगे तो आपको सतपुड़ा मिलेगा, और सतपुड़ा के वेस्ट में जाएंगे तो आपको विंध्यान मिलेगा। ठीक है, ये सीक्वेंस है ईस्ट से वेस्ट। इसको वेस्ट से ईस्ट भी पूछा जा सकता था, तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी भी प्रकार से पूछे, आसान है क्वेश्चन, ये ऑप्शन हो जाएगा। ठीक, चलिए 131 देखिए, यहाँ पे पूरा माउंटेन सीरीज का इन्होंने सीक्वेंस ही पूछ लिया। साउथ इंडिया की ये पहाड़ियाँ हैं, सबसे साउथ में कौन सी पहाड़ी पढ़ते हो भाई? ये कार्डमम पढ़ते हो ना, कार्डमम की पहाड़ियों को हिंदी में इलायची पहाड़ियाँ भी बोलते हैं। तो देख लीजिए इसको, उत्तर से दक्षिण पूछा तो सबसे दक्षिण में इलायची हो जाएगा, तो आंसर तो हम लोगों को मिल गया 130। अच्छा, इसमें भी तो है इलायची पहाड़ी, तो थोड़ा सा देखना पड़ेगा, इसको मैं हटा दे रहा हूँ। अब दोबारा देखिए, सबसे ऊपर यानी उत्तर में नीलगिरी है, फिर नीचे आएंगे तो अन्नामलाई है, फिर सबसे नीचे इलायची है, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। देखिए 132 देखिए, उत्तर से दक्षिण की ओर बताइए, यहाँ पे पासेस पूछे हैं, दर्रे पूछे हैं। ये सारे मैपिंग बेस्ड क्वेश्चन है, बिना मैप के होंगे नहीं क्वेश्चन। अगर पहले से पढ़े होंगे तभी आप यहाँ पे करेक्ट आंसर कर सकते हैं, नहीं तो ये पक्का गलत होगा। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि हम बिना मैप देखे इस क्वेश्चन को सही कर लेंगे तो बहुत मुश्किल है। ठीक है, मैं बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, मैपिंग पे थोड़ा सा जोर दिया कीजिए ज्योग्राफी में। सबसे नॉर्थ में है जोजिला दर्रा। ठीक है, आप और नीचे आएंगे, साउथ की तरफ आएंगे तो आपको बुर्जिल मिलेगा, और साउथ में आएंगे तो आपको रोहतांग मिलेगा, और साउथ में आएंगे तो आपको माना दर्रा मिलेगा। ठीक है, तो ये सीक्वेंस बनता है। सबसे ऊपर जोजिला देख लीजिए, जोजिला एक में ही दिख रहा है, करेक्ट आंसर हो जाएगा जोजिला, बुर्जिल, रोहतांग और माना दर्रा। 133 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी गंगा में बाएं से नहीं मिलती है? ये बाएं दाएं अब आप लोग समझ लिए हैं, तो अब बता दीजिए बाएं से कौन सी नहीं मिलती है। ये जैसे ये गंगा नदी है, ठीक है। अब यमुना के बारे में ही सोचिए, यमुना इस तरीके से मिलती है या फिर इस तरीके से मिलती है? पहली तरीके से मिलती है, फिर दूसरे तरीके से मिलती है, दूसरे तरीके से मिलती है, और जो दूसरा तरीका है ये दायां है, ये दाएं की तरफ से मिल रही है, और पहला जो है ये बाएं की तरफ से मिल रही है। तो अब बताइए दाएं की तरफ से कौन सी मिल रही है? टोन्स रिवर। ठीक है, बाएं से नहीं मिलना या फिर दाएं से मिलना एक ही बात है ना, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। बाकी गंडक रिवर, कोसी, गोमती, ये सब कैसे मिलती हैं? ये ऊपर की तरफ से मिलती हैं, यानी बाएं की तरफ से मिलती हैं। क्लियर है? चलिए 134 देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर स्थित नहीं है? वेस्टर्न कोस्ट पे जो पोर्ट नहीं है वो पूछा है। कोचीन कहाँ पे है ये बताइए पहले। ये तो केरल हो जाएगा, और केरल तो वेस्टर्न यहाँ पे पश्चिमी तट पे हो जाएगा। मरमागांव जो है ये गोवा में है, तो ये तो सभी पश्चिमी पे लग रहा है। अगर आपको स्टेट्स पता होगा तो आंसर मिल जाएगा। न्यू मैंगलोर ये बेंगलोर का है, ठीक है, और तीनों ही ये स्टेट्स कहाँ पे हैं? ये वेस्टर्न साइड है। तूतीकोरन ये तमिलनाडु में, और तमिलनाडु ईस्टर्न साइड है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये ऑप्शन 135 देखिए, भारत में पूर्वी दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम बताइए। भारत में पूर्व दिशा में बहने वाली नदियों का उत्तर से दक्षिण क्रम बताना। महानदी उड़ीसा, गोदावरी आंध्र प्रदेश, मेजल्ली, और कृष्णा कावेरी सबसे साउथ में। आप कावेरी हो देखते हो ना, तो यही हो जाएगा। सबसे ऊपर तो उड़ीसा आ जाएगा ना, महानदी सबसे ऊपर हो जाएगा। आप इजीली यहाँ पे रिजेक्शन से आप आंसर लगा सकते हैं, पहला ऑप्शन ठीक है। 136 देखिए, यहाँ पे पूरा ये नदियों का रिवीजन करा देंगे। पूर्व से पश्चिम की ओर बताइए, पूर्व से पश्चिम की ओर, ईस्ट से वेस्ट की ओर बताइए।
तो देख लीजिए यहाँ पे, या तो सबसे ईस्ट वाली देख लीजिए या सबसे वेस्ट वाली, इसी में आंसर मिल जाएगा। तीन ऑप्शन में देखो लास्ट में लूनी लिखा है, तो ठीक है, लूनी राजस्थान और ये सबसे वेस्ट में है, तो एक ऑप्शन तो गलत हो गया। अब सबसे ईस्ट वाली देख लीजिए, सबसे ईस्ट में आपको कौन सी दिखती है? सोन रिवर दिखती है। सोन जाके फिर बिहार में गंगा रिवर से मिलती है ना। तो यहाँ पे सोन होगी, बेतवा होगी, चंबल होगी, लूनी होगी, ठीक है। यानी ये सोन, ये बेतवा, ये चंबल और ये फिर लूनी, ठीक। सी ऑप्शन यहाँ पे ठीक है। चलिए ये कितना हो गया? 136 हो गया ना। 4 क्वेश्चन हो रहे हैं, 140 क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना आरओ में, जीएस में, पेपर 1 में। किन राज्यों की सीमा भूटान के साथ सीमा बनाती है? फिर से मैपिंग का क्वेश्चन है। अब ये भूटान पूछ रहे हैं, ये भूटान हो गया। भूटान के साथ आपको 4 स्टेट्स की बॉर्डर मिल जाती हैं देखने को। वेस्ट बंगाल मिल जाएगा, सिक्किम मिल जाएगा, आंध्र प्रदेश मिल जाएगा, अरुणाचल प्रदेश मिल जाएगा, और इसके अलावा असम, है ना, असम। मैप खोलिए, तुरंत देखिए, आपको साफ साफ दिख जाएंगे चारों स्टेट्स। कौन सा आंसर हो जाएगा? ये ऑप्शन ठीक है, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम। चलिए यहाँ पर रिजेक्शन से भी कर सकते थे। नागालैंड तो बिल्कुल ईस्टर्न साइड में है ना, तो ये कहाँ से हो जाएगा? नागालैंड से हटा दीजिए 2 ऑप्शन, आप इजीली यहाँ पर रिजेक्ट कर सकते हो। और ये जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम नीचे की तरफ है, साउथ में लटका हुआ है, तो आप इसको भी हटा सकते थे, त्रिपुरा, मिज़ोरम, है ना। इतना तो हम लोगों को पता ही है, मैपिंग इतना तो माइंड में रहता है। चलिए 138 देखिए, कावेरी नदी का यहाँ पे फ्लो पूछा है, कौन कौन से स्टेट से ये होकर बहती है? कर्नाटक से बहती है, केरल से बहती है, और तमिलनाडु में बहते हुए बे ऑफ बंगाल में ये अपना माउथ बनाती है, गिर जाती है। सी ऑप्शन हो जाएगा। कावेरी के बारे में याद बस क्या रखना है, आंध्र प्रदेश से नहीं बहती है, ठीक है। यहाँ पे तो इन्होंने मध्य प्रदेश भी लिख दिया। 139 देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला की कौन सी श्रेणी सबसे दक्षिण में स्थित है? साउथ में बताइए, क्या पढ़ते हो अभी? 3 सीरीज पढ़े ना, सबसे साउथ वाली जो है नीचे वाली शिवालिक है। 139 यहाँ पे डी ऑप्शन हो जाएगा। और शिवालिक के जैसे ही आप और नीचे बढ़ते रहेंगे तो आपको प्लेन्स मिल जाएंगे, है ना। इन्हीं प्लेन्स में आपको तमाम चीज़ें मिलती हैं, जैसे जो हम लोग पढ़ते हैं, बांगर, खादर, है ना, और ये सब भावर वगैरह क्षेत्र, ये सब यहीं पे मिलेंगे। 140 देखिए, नेपाल हिमालय किन नदियों के बीच स्थित है? नेपाल हिमालय, हिमालय का आप डिवीज़न पढ़ेंगे तो ये देखेंगे आप, नेपाल हिमालय जो है, और ये कई बार क्वेश्चन पूछा भी है, रिपीटेड क्वेश्चन है। काली और तीस्ता रिवर के मध्य जो हिस्सा है हिमालय माउंटेन का, उस हिस्से को बोला जाता है नेपाल हिमालय, ठीक है। चलिए, ये काली रिवर हो गई, ये तीस्ता रिवर हो गई, ये जो हिस्सा है ये है नेपाल हिमालय। तो ये टेस्ट नंबर 3 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। टेस्ट नंबर 4 में मिलेंगे। रिवाइज करते रहिए, एग्ज़ाम अब नज़दीक आ गया, लिमिटेड समय है आपके पास, मैक्सिमम यहाँ पे क्वेश्चन कीजिए आप लोग जीएस के, ठीक है। जीएस और हिंदी पेपर 2 पे भी उतना ही जोर देना है जितना जीएस 1 पे देना है। 55 नंबर चाहिए वहाँ पे, और यहाँ पे कितना चाहिए? यहाँ पे मान के चलिए हमें 80 नहीं, 80 85 से 90 तक तो चाहिए हर हालत में, हो जाएगा, बट कोई नहीं, ठीक। मेहनत करते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में।